आदमी के हक में हो, जो आदमी के लिए हो, जो इंसानियत का परचम फहराए, उसी संकल्प को लेकर, उसी सपने को लेकर हम लेकर आए हैं एवन टीवी, बदलते वक्त का गवाह। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक ऐसी विधानसभा सीट की जहां पर लंबे समय तक एक विधायक का कब्जा रहा। जी हां, बात कर रहे हैं राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट की। यह वो सीट है जो वयोवृद्ध विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली हो गई थी। गौरतलब है कि 77 वर्षीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का 9 अक्टूबर को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। चूंकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने में करीब 1 वर्ष का समय शेष है और इसी के चलते इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। 12 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, लेकिन एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया और एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। अब सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिनकी किस्मत का फैसला सरदार शहर के करीब 2,89,000 मतदाता करेंगे। बहरहाल किसकी खुलेगी किस्मत और किसको दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे राजनीतिक विश्लेषक जो मतदान से पहले पढ़ लेते हैं मतदाताओं का मिजाज, जिनके सटीक राजनीतिक विश्लेषण का रहता है राजनीतिक पंडितों को भी इंतजार, जिनसे जानेंगे राजनीतिक समीकरणों की सटीक समीक्षा। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सर, सबसे पहला सवाल, सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। चुनाव में एक और जहां कांग्रेस ने पंडित स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने एक बार फिर से अशोक पिंचा पर दांव खेला है। कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार है, तो वहीं भाजपा राम मंदिर और मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ मैदान में है। तो वहीं बात करें हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की, तो आरएलपी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। हालांकि इस चुनाव में सत्ता के समीकरण तो बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी नजर में इस उपचुनाव के क्या मायने हैं? बात तो आपकी मोटे तौर पर सही है कि 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आम चुनाव से पहले ये आखिरी उपचुनाव है, क्योंकि 1 साल के भीतर अगर कोई सीट खाली होती है चुनाव से पहले तो उपचुनाव नहीं होता है जी। इसमें 1 साल से ज़्यादा का वक्त था, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। ये आखिरी उपचुनाव है, इसके बाद 2023 का विधानसभा आम चुनाव होगा। सभी दल, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस, इस नज़रिए से देखना चाहते हैं कि जनता का मिजाज कैसा है, तापमान कैसा है जी, सोच कैसी है। जो अशोक गहलोत सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं उनके लिए, और जो भाजपा इस बार फिर रोटी पलटने की बात कर रही है तवे पर, उसके लिए जी। हनुमान बेनीवाल ने भी प्रत्याशी उतार दिया। मोटे तौर पर चूंकि बसपा और आम आदमी पार्टियां भी इस मैदान में नहीं है, इसलिए उनका क्या रोल होगा 2023 में ये तो आज कहना मुश्किल है, उचित भी नहीं है। पर ये तीनों पार्टियां जब मैदान में उतरी तो सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने एक बार फिर सहानुभूति लहर का सहारा लिया है जी। कांग्रेस ने जितने उपचुनाव लड़े हैं उनमें अधिकांश में जिस विधायक का निधन हुआ उसकी पत्नी को, उसके परिवारजन को मैदान में उतारा, और भाजपा ने भी एक जगह किरण महेश्वरी की पुत्री को उतारा, वहाँ उसे सफलता मिली। पर जहाँ जो भी पार्टी दिवंगत विधायक की सहानुभूति की लहर पर सवार नहीं हुई, उसे हार का मुंह देखना पड़ा। और मोटे तौर पर अशोक गहलोत की सरकार के समय जो उपचुनाव हुए, एक बात छोड़ दें राजसमंद की, किरण महेश्वरी की बेटी की जी, तो सभी कांग्रेस जीते हैं।
मोटे तौर पर कांग्रेस फिर भंवरलाल शर्मा के बेटे को उतारकर सहानुभूति लहर पर सवार हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे अपनी अग्नि परीक्षा के तौर पे भी देखेंगे, अपनी सरकार की परीक्षा के तौर पे देखेंगे जी। और मतदाताओं के बीच समर्थन कितना मिलता है, जीत कितने से होती है, ये उनके लिए सरकार रिपीट होने का या नहीं हो पाने का मापदंड होगी, ऐसा माना जा रहा है जी। भाजपा के नेताओं ने बहुत शुरू में ही कह दिया कि ये तो सहानुभूति लहर पर सवार होगी कांग्रेस तो उपचुनाव जीत ही जाती है। तो ऐसा अचानक उनका बोल पड़ना लोगों को आश्चर्यचकित कर गया। राजनीतिक गलियारों में ऐसा माने जाने लगा इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले हार मान ली। लेकिन ऐसा जिक्र इन्होंने स्टार्ट में कर दिया, भाजपा नेताओं ने जिक्र भी कर दिया, लेकिन अब पूरी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में उतरी हुई है। देखिए, इसमें खास बात क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये कि भाजपा ने ये स्टैंड क्यों लिया, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सवाल है जी। भाजपा क्या ये नहीं जानती कि 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है? जानती है जी। इसके बावजूद शुरुआती दौर में अरुण सिंह ने, जो प्रभारी महामंत्री हैं, और खुद सतीश पूनिया ने एक तरह से ऐसा संकेत दिया कि कांग्रेस शायद जीत ही जाएगी। सहानुभूति की लहर पर सवार है, उपचुनाव जीतती है लेकिन आम चुनाव हम जीतेंगे। ये स्टैंड क्यों लिया गया, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि वो अगले आम चुनाव के नतीजे या संभावनाओं से इसको डीलिंक करना चाहते हैं जी। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लिंक नहीं किया जाए 2023 के विधानसभा चुनाव से, ये उन्होंने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। पहले से डीलिंग करने की प्लानिंग उन्होंने कर ली कि इसके नतीजे ऐसा नहीं माने लोग कि ये 2023 की भूमिका बना रहे हैं। जी। ये अलग चुनाव है, आइसोलेटेड, आइडेंटिकल, और 2023 का चुनाव अलग चुनाव होगा, उसकी भूमिका में नहीं है ये चुनाव, ऐसा उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। इसके भी 2 रीजन है जी। भाजपा अपनी संभावनाओं के आगे, 2023 की संभावनाओं के आगे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देखना चाहती। जी। दूसरा, पार्टी के भीतर जो अंतर विरोध चल रहा है, जी। सब जानते हैं वसुंधरा राजे एक तरफ है और वसुंधरा राजे के बाद में जो आला कमान है वो और उसके समर्थक सतीश पूनिया के नेतृत्व में दूसरी तरफ है जी। और सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा ने अधिकांश उपचुनाव हारे हैं। तो कहीं सतीश पूनिया के नेतृत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह सरदार शहर उपचुनाव के नतीजे से ना लग जाए, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। मेरा मानना है कि सतीश पूनिया को जो प्रोजेक्ट दिया गया था, ऊपर से जो टारगेट दिया गया था कि वसुंधरा राजे के हाथ से पार्टी को निकाल के बाहर लाओ, पैरेलल जो एक वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पार्टी खड़ी थी, उसके अलावा उससे हट करके, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में थ्रेट नहीं रहे वसुंधरा राजे की, जी। ये काम बखूबी किया सतीश पूनिया ने। इसलिए मुझे लगता है कि सतीश पूनिया को 2023 के आम चुनाव तक बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं उनके नेतृत्व, उनकी संगठनात्मक क्षमता, चुनाव जीतने की क्षमता आदि आदि पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगे जी। सरदार शहर उपचुनाव से, उसके नतीजों से। इसलिए सुनिश्चित किया गया कि ये चुनाव एक तरफ, 2023 का चुनाव दूसरी तरफ। जी बिल्कुल। इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। एक कारण आपने बताया कि ये भाजपा की अंदरूनी कलह को उजागर नहीं कर दे, उसका कोई साइड इफेक्ट पब्लिक पे देखने को नहीं मिले आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के उनमें। लेकिन क्या सरदार शहर की जो सीट है, जहां पर 7 बार कब्जा रहा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे भंवरलाल शर्मा, उन्होंने बीजेपी से भी हालांकि चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे, और अन्य पार्टियों से भी वो चुनाव लड़े, लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। 7 बार वो प्रतिनिधित्व करने विधानसभा पहुंचे इसी सीट से, और उन्हीं के बेटे पर दाव खिलाया कांग्रेस ने। तो क्या इस सीट पर बीजेपी ने इसको भी कयास लगाते हुए कि ये सीट निकालनी काफी मुश्किल हो सकती है? देखिए, ऑलमोस्ट ये वातावरण है सरदार शहर में आज कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा और हनुमान बेनीवाल की पार्टी दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। ये वातावरण, मैं नहीं कह रहा ये नतीजा है जी, होने वाला नतीजा नहीं बता रहा इसको जी। ये वातावरण है। इस वक्त भाजपा ने पहले जो स्टैंड लिया उससे जो कार्यकर्ता डिमोरलाइज हुए और ऐसा वातावरण बन गया कि चुनाव लड़ने से पहले हार मान ली है, इसके उलट जाकर भाजपा ने ताकत झोंकना शुरू किया। सबसे पहला तो स्ट्रेटेजिकल मूव ये कि अर्जुन मेघवाल को वहाँ की कमान संभलाई गई है। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी। बीकानेर पास का इलाका है जहाँ के सांसद हैं। अर्जुन मेघवाल वो व्यक्ति हैं जो आईएएस थे और चूरू के जिला कलेक्टर हैं। ये चूरू जिले में आता है सरदार शहर। जी।
वो चूरू के जिला कलेक्टर हैं, पहली बात तो ये, इसलिए वो सरदार शहर की रग रग से वाकिफ है। नंबर 2, वहाँ एससी के वोट है 45,000 से ऊपर, जी शायद 50-55 हज़ार है। जी इसमें मेघवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जी इसलिए अर्जुन मेघवाल को उस दृष्टि से भी वहाँ चुनाव में झोंका गया है कि अगर ये मेघवाल वोट कांग्रेस से टूट के आ जाए, एससी के वोट, तो भाजपा की संभावना कुछ बन सकती है। जी इसलिए अर्जुन मेघवाल को वहां पर झोंका गया, उनको नेतृत्व संभलाया गया। और गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष, जो संगठन के व्यक्ति माने जाते हैं और वसुंधरा राजे की जो भी समर्थक लॉबी है उससे अलग हैं, इतर हैं, प्रतिपक्षी नेता हैं, वरिष्ठ भाजपा के हैं, संघ के खास तौर पर निष्ठावान हैं, उन्होंने वहां पर ताकत झोंक रखी है। जी इसके अलावा चूरू के बड़े दिग्गज 2, राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष है, इन्होंने भी वहाँ जान झोंक दी है। वहाँ पर राजपूतों के भी 15-16 हज़ार वोट है और जाटों के वोट तो 60-65 हज़ार हैं ही। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है भाजपा ने। मेघवाल, वहाँ ओसवालों के वोट भी काफ़ी हैं, हालांकि यहाँ 4-5 हज़ार जी, पर वो डोमिनेटिंग हैं। ओसवाल है सही उनका भाजपा का जो प्रत्याशी है, अशोक पींचा जी, ओसवाल है। ओसवाल तेरापंथी खासतौर पर उस इलाके में बहुत डोमिनेटिंग है, बिजनेस पर कमांड करते हैं सरदार शहर में, इसलिए उस कम्युनिटी का इफेक्ट भी है अन्य समाजों पर। तो खुद प्रत्याशी ओसवाल, गुलाबचंद कटारिया ओसवाल, इसके अलावा राजपूत, इसके अलावा जाट राम सिंह कसवा जी, और अर्जुन मेघवाल खुद, ऐसे जाति कॉम्बिनेशन को और इलाके के जानने वालों को और ख़ास तौर पर संघ के प्रति निष्ठावान नेताओं को उसमें झोंका गया है और कोशिश की जाएगी कि अशोक पींचा जीत जाए। जी, लेकिन सहानुभूति लहर को क्या वो काट पाएंगे? क्योंकि भंवरलाल शर्मा एक ऐसे राजनेता थे जो धरती पकड़ राजनेता जिनको कहते हैं। वो किसी पार्टी से खड़े होते जीतते थे, जी, हारे हैं 2 बार, जी, लेकिन एक बार नरेंद्र बुलानिया से हारे जब भाजपा से लड़े थे, जी, तो वो उपचुनाव आया, जी, नरेंद्र बुलानिया लोकसभा चले गए तो उपचुनाव में जीत गए, वापस एमएलए बन गए। जी, और दूसरी बार अशोक पींचा ने ही उनको हराया था। वो वक्त ऐसा था जब वहाँ के जाट समुदाय ने पहली बार सोचा कि भंवरलाल शर्मा से इतर किसी और को जिताकर देखते हैं, तो अशोक पींचा भंवरलाल शर्मा के मुकाबले जीत गए थे। जी, तो अभी आरएलपी के प्रत्याशी के उतरने के बाद जी, जाट समुदाय भाजपा के साथ जाएगा, इसकी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। जी, कांग्रेस के साथ बने रह सकते हैं, जो हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं है वो बिल्कुल मतदाता। जी, लेकिन आरएलपी भी पूरी ताकत झोंकेगी, भाजपा पूरी ताकत झोंकेगी, कांग्रेस तो पूरी ताकत झोंकेगी क्योंकि पार्टी इन पावर है। जी, और अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि वो सत्ता में रिपीट करेंगे। अगर वो इस चुनाव को हार जाती है कांग्रेस, तो सत्ता में रिपीट होने की बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्योंकि अशोक गहलोत खुद कांग्रेस के भीतर एक अंतर्विरोध का सामना कर रहे हैं। बड़ा छोटा इससे मतलब नहीं है जी, लेकिन अंतर्विरोध होता है। जी, तो उनके लिए ये चुनाव जीतना और अगले चुनाव के नतीजे की भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से आरएलपी ने जाट उम्मीदवार हैं उनको उतारा है मैदान में अपनी पार्टी से, और अशोक पींचा हैं वो भी हल्के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 72,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, और अब उस समय भंवरलाल शर्मा खुद चुनावी मैदान में थे, अब उनके बेटे हैं चुनावी मैदान में। तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? देखिए, ये अर्थमेटिकली तो लोग इसको त्रिकोणीय मुकाबला कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि से त्रिकोणीय मुकाबला होना मुश्किल लगता है मुझे। अभी क्योंकि भंवरलाल शर्मा ऐसे व्यक्ति थे, एक तो उनका खुद का जो पॉलिटिकल व्यक्तित्व था जनता के साथ, जी, वो करप्शन लेस था। जी, कोई काम जनता से पैसे लेके नहीं कराते थे वो, उनकी ऐसी प्रतिष्ठा थी। जी, बल्कि वो दाता के रूप में ज़्यादा नजर आते थे, और ब्राह्मण होने के साथ साथ उन्हें सारे समाज को साथ लेके चलने का, शादी ब्याह में जाना, कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ जाए जरूरतमंद को तो कंट्रीब्यूट करना, हारी बीमारी में लोगों के काम आना, मौत बरगद में जाना, उन्होंने सरदार शहर को परिवार की तरह बनाया था, इसलिए 7 बार जीते वो। जी, बिल्कुल। अब उनके बेटे को एक सहानुभूति लहर की, यार भंवरलाल जी को श्रद्धांजलि देनी है, जी, ऐसी हवा चल पड़ती है आखिर में। जी, तो उनको उनके किए गए कार्यों को, उनके प्रति अपने रिश्ते को एक बार नमन करना है, श्रद्धांजलि देनी, इस नाते वोट पड़ेंगे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल। कांग्रेस में थोड़ा सा अंतर्विरोध हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो अंतर्विरोध कोई काम कर पाएगा। जी, इस वक्त कांग्रेस ऑलमोस्ट वहाँ पर या तो एकजुट होगी, या जो कोई नहीं अनिल शर्मा के साथ जाना चाहते होंगे वो चुप बैठे रहेंगे। क्योंकि भंवरलाल शर्मा का व्यक्तित्व काफ़ी बड़ा था, एक अम्ब्रेला की तरह था जिसके नीचे पूरी राजनीति चलती थी सरदार शहर की। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जी, एक बार मैं
गंगानगर जा सरदार शहर के बाहर से निकल रहा था जी। तो 15-20 गाड़ियों की लाइन नजर आई। मैंने देखा आगे आगे जो सबसे बड़ी गाड़ी थी उसमें भंवरलाल शर्मा बैठे थे। पता चला कि वहाँ नगर पालिका का चुनाव है और बाड़ेबंदी से पार्षदों को खुद अपने नेतृत्व में, ये 2-3 साल पहले की बात है जी, अपने नेतृत्व लेके जा रहे हैं। यानी पार्षद का चुनाव और नगर पालिका चुनाव भी भंवरलाल शर्मा छोड़ते नहीं थे जी, और वो सब खुद नेतृत्व करते हुए, नाश्ता कराते हुए, खाना खिलाते हुए ले जा रहे हैं सबको वोट डलाने के लिए। मैं वहाँ उनसे मिला, नमस्ते दुआ सलाम हुई। जी, तो वो ऐसे राजनेता थे जो किसी भी अवसर को भुनाना जानते थे और लोगों के परिवार के सदस्य की तरह वहाँ रहते थे। तो अनिल शर्मा की खुद की कोई खेती हो नहीं हो, जी, इस वक्त तो भंवरलाल शर्मा की जो खुद की गई खेती है वो फसल काटने का मौका है उनके लिए और वो शायद उसी फसल को काटेंगे। जी, जी बिल्कुल। प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस को लेकर है, उठापटक का माहौल है, हालांकि सीएम अशोक गहलोत की कोशिश होगी कि इस उठापटक के माहौल को पाटने का प्रयास किया जाए। क्या लगता है इस चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मीडिया में खबरें आई थी, पिछले जितने भी उपचुनाव हुए थे अजय माकन ने कोशिश की थी, सचिन पायलट को साथ रखा, नामांकन में साथ दिखे थे, लेकिन इस बार सचिन पायलट उनके साथ में नहीं दिखे। तो ऐसे में इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व में भी परिवर्तन हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं, पदाधिकारी भी अब बदले जाएंगे। तो ऐसे में इस चुनाव में क्या कांग्रेस की जो अंतर्कलह वाली जो स्थिति नजर आ रही थी उसका कोई विशेष फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। और ये चुनाव तो कांग्रेस लगभग या तो एकजुट होकर लड़ेगी और या जो एकजुटता में शामिल नहीं होंगे वो शांत बैठे रहेंगे। एक चुनाव के जरिए कोई भी अपनी मतभेद उजागर करके शहीद नहीं होना चाहेगा। बिल्कुल, इसलिए मुझे नहीं लगता। और केंद्र में खड़गे बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका कोई फर्क सरदार शहर के मतदाता पे पड़ने वाला नहीं है। सरदार शहर के मतदाता को अशोक गहलोत और भंवरलाल शर्मा की दिवंगत व्यक्ति की छवि, उनकी यादें जी, वही प्रभावित करेंगी। जहाँ तक सवाल है, आप ये सवाल भी कर सकते हैं कि बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का समझौता था पिछले चुनाव में जी, तो अब इस बार आमने सामने हनुमान बेनीवाल ने क्यों उतारा, लालचंद मुंडू को क्यों उतारा? बिल्कुल, लालचंद मुंडू व्यक्ति पहले बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, आए तो 8-10 हज़ार वोट ही थे जी, पर बसपा के टिकट पे जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो जाट ऐसी कम्युनिटी है जो बसपा को सपोर्ट नहीं करती जी। हालांकि बसपा को अपना नहीं मानती। सबसे ज्यादा वोट जाट वोट है, लगभग 65,000 के करीब वोट जाट वोट है, लेकिन 8,000 ही ले पाए वो। नहीं, जाटों ने वोट नहीं दिया, बसपा को वोट नहीं देते जाट, जी, देंगे भी नहीं कभी। जी, हनुमान बेनीवाल को जाटों का यूथ अपना आइकॉन मानता है। हनुमान बेनीवाल ने बड़े लेवल पर पूरी स्टेट में जाटों के नौजवानों को अभिभूत किया है। फेसबुक के ऊपर उनकी जो फॉलोइंग है और उनके जो मैसेज जाते हैं आते हैं उससे वो काफ़ी नौजवान हृदयों पर राज कर रहे हैं जाट समुदाय में। जी, जाट समुदाय के जो बुजुर्ग हैं और पुराने लोग हैं वो हनुमान बेनीवाल को उस तरह अपना लीडर नहीं मानते, ये स्पष्ट बात है। जी, ये जो सीट है जिसपे चंद्रमोहन वैद भी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर रहे हैं और वित्त मंत्री रहे राजस्थान के, वहाँ पर जाट उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल चूँकि पूरे मारवाड़ में, नागौर में और सब जगह पे जाटों के यूथ आइकन हैं और जाटों के यूथ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अगले चुनाव की दृष्टि से, इसलिए उनको इस चुनाव में उतरना जरूरी लगा। एक तो वो बीजेपी को अपनी हैसियत बताना चाहते हैं जी, ताकि उस हिसाब से अगले चुनाव में अगर बीजेपी तीसरे नंबर पर आती है, वो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो अगले विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग पावर हनुमान बेनीवाल की बहुत ज़बरदस्त होगी और हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी समझौते करने के लिए लगभग विवश होगी, ऐसा मेरा मानना है। और हनुमान बेनीवाल की पार्टी फिसल जाती है, नीचे चली जाती है बीजेपी से, तो फिर बीजेपी का अपर हैंड रहेगा जी। इसलिए ये अगले विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण होंगे, क्या समझौते होंगे, क्या लेन देन होगा, उसकी भूमिका भी तय होगी इस चुनाव के नतीजे में। दूसरा, हनुमान बेनीवाल पॉलिटिकली बहुत वोकल हैं जी, तो वो अपनी जो भी आवाज़ है उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं जनता के बीच में, कि जनता खासतौर पर जाट समुदाय उनकी आवाज़ पर कितनी आवाज़ देता है बदले में, जवाब में। इसको भी वो इस चुनाव में टेस्ट करेंगे, पूरी जान लगाएंगे, पूरी जान झोंकेंगे और वो कोशिश करेंगे कि वो कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी बन के उभरें जी। उस स्थिति में नागौर में, मारवाड़ में टिकटों के बंटवारे में, जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज में हनुमान बेनीवाल फिर अपनी बात रख पाएंगे, कह पाएंगे, मनवा पाएंगे बीजेपी के सामने, या फिर वो बीजेपी के साथ नहीं समझौता हुआ तो ट्रेंगुलर फाइट करके उस इलाके में, जाट डोमिनेटेड इलाके में एक फोर्स बनेंगे,
तभी राजनीति में उनका भविष्य सुरक्षित होगा। जी बिल्कुल। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में लगातार चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management, Kolkata and Jaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल लोढ़ा जी। लगातार चर्चा को जारी रखते हुए सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए लॉन्च की है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी कई योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है। क्या इस चुनाव में इन योजनाओं का एडवांटेज कांग्रेस प्रत्याशी को या कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है? देखिए, एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो नतीजे से पता लगेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं एक के बाद एक समाज के सारे वर्गों को समर्पित करते हुए, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, निशक्तजनों को लेकर और आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर, खासतौर पर सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी योजना जी। कोरोना काल में जो उन्होंने मैनेजमेंट किया वो भी साथ में जी। ये सब कुछ है। इसके आधार पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आम चुनाव 2023 का। तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि क्या ऐसी जन कल्याणकारी योजना से जनता प्रभावित होती है और क्या इसके आधार पे वोट देती है जी या नहीं देती है। ये पता लग जाएगा उनको इस चुनाव के नतीजे से। चुनाव का अंतर हार जीत का होगा, उससे भी पता लगेगा जी कि जनता के लिए इतना कुछ करने के बाद जनता का वोट क्या विकास को, क्या लोक कल्याणकारी योजनाओं को, क्या अपने प्रति होने वाले सामाजिक न्याय को समर्पित होता है, या कि दूसरी बातें। इसमें खासतौर पर महंगाई भी मैं शामिल करना चाहता हूँ, वो भी कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा तर्क है महंगाई का। तो ये भी पता लगेगा कि जनता महंगाई से प्रभावित होकर के वोट देती है या नहीं देती है, या फिर बीजेपी को पता लगेगा कि राम मंदिर, मोदी है तो मुमकिन है और देशभक्ति का नारा और एक एंटी मुस्लिम थ्योरी जो डेवलप हो गई पूरे देश में राजनीति में, उसकी भी पता लगेगी लोगों को कि उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और राम मंदिर बन चुका है, बन रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ और ये कौन सी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद, ये सब इशू खड़े हो रहे हैं। क्या जनता या हिंदू वोट जी इन इश्यूज पर रिएक्ट कर रहा है, इन इश्यूज के लिए बीजेपी के साथ आ रहा है? ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा परीक्षा की घड़ी है। बीजेपी को पता लगेगा कि उनके वो मुद्दे जिनके आधार पर 2023 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो मुद्दे जनता के मुद्दे भी हैं कि नहीं है जी, ये भी बीजेपी को पता लगेगा। और तीसरा, जो कास्ट बेसिस पर हनुमान बेनीवाल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खासतौर पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल जागरूक कौम मानता हूं मैं जाटों को जी। जाट सबसे बड़ी राजनीतिक जागरूक कौम है और इसीलिए गैर जाट जो समुदाय हैं वो लामबंद भी हो जाते हैं कई जगह जाटों के खिलाफ। इसलिए क्या उनको एकजुट करने का, लामबंद करने का और उसके आधार पर राजनीतिक सफलता हासिल करने का जो सपना हनुमान बेनीवाल देख रहे हैं, क्या वो सपना साकार हो सकता है? उस सपने के पीछे कोई जमीन भी है या सिर्फ हवा में ही सपना है? ये भी हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव के नतीजे से पता लगेगा। जी बिल्कुल सर। कांग्रेस की बात अपन ने कर ली, लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो जिस प्रकार से भाजपा दिखावा कर रही है एकजुटता का, लेकिन कहीं वसुंधरा राजे इस चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रही है। इसके क्या मायने आपको नजर आ रहे हैं? क्या उसके साइड इफेक्ट्स इस चुनाव में आपको लगते हैं? भाजपा की राजनीति में पिछले 4 साल से लोकसभा चुनाव के बाद आलाकमान ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है और आरएसएस ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है जी, वो वसुंधरा राजे के अनुकूल नहीं है। और वसुंधरा राजे ने भी कई मौक़ों पर अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश की है उसको आलाकमान ने अदरवाइज लिया है जी। हालांकि वसुंधरा राजे एक लोकप्रिय चेहरा है और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए जन जन में उनकी छवि है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और संघ का ढांचा
जी, उनसे इतर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और उसमें वसुंधरा राजे कितना शामिल होंगी, कितना उनको तरजीह दी जाएगी, अभी इस पर सवाल निशान है। जी, इसलिए मैं नहीं समझता कि सरदार शहर में वसुंधरा राजे जाएंगी प्रचार करने, और वो प्रचार नहीं करेंगी तो एक जो फ्लोटिंग वोट होता है, किसी नेता के करिश्मे से आने वाला वोट, वो शायद नहीं मिलेगा बीजेपी को। जो एक आम सभा में 10-5% वोट इधर से इधर घूम जाते हैं भाषण सुन के, वो शायद नहीं होगा। लेकिन जो भाजपा की लाइन वाला वोट है, लाइन और लेंथ वाला वोट है, जो राम मंदिर वाला वोट है, जो मोदी के भक्तों का वोट है, और जो आरएसएस के संगठन के ढांचे पर, पन्ना प्रमुख के ढांचे पर, और अर्जुन मेघवाल और खासतौर पे गुलाब चंद कटारिया की कोशिश से आने वाला वोट है, जी, संगठनात्मक ढांचे का, वो तो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जो मार्जिनल लाइन पर खड़े हुए वोटर होते हैं, वो एक नेता के भाषण से कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, वो शायद बीजेपी को नहीं मिल पाएगा। और एक बात और भी है कि इस एक सीट पर चुनाव के नतीजे में कांग्रेस जीतने से एक साल में विकास की संभावना होती है, क्योंकि राज्य कांग्रेस का है। लोग ये भी देखते हैं जी, हमारे काम होंगे, हमारे तबादले होंगे, हमारे नाली बनेगी, सड़क बनेगी, विकास करा के लाएंगे। ये वादा भी कांग्रेस का प्रत्याशी करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी कि जिताओगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जी, जबकि विपक्ष का एक विधायक बढ़ाना कोई महत्व नहीं रखता। जी, वो 73 से 74 हो जाए, 72 से 73 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जी, एक साल बाद तो दोबारा चुनाव होना ही है। जी, तो मेरे ख्याल से पार्टी इन पावर को इस बात का भी फायदा होता है कि जब एक ही साल का समय बचा है तो लोग विकास कराने की लालसा लेकर, एक तरह से ये जलेबी लटकी हुई है, इसको लोग ग्रैब करना चाहते हैं जी, कि इस जलेबी को खा लें, जी, और एक साल में सड़कें बनवा लें, नहरें बनवा लें, नालियां बनवा लें, कुछ और काम है वो अपने निजी काम करा लें। इसलिए भी पार्टी इन पावर को फायदा होता है अगर चुनाव में, आम चुनाव में एक साल बचा है और उपचुनाव हो रहा है तो। जी, बिल्कुल। पूरी समीक्षा आपने पूरी की है उपचुनाव की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्लोजिंग जो आपकी है वो इससे करना चाहूँगा कि उपचुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, 8 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम खुलेगी और किस्मत का जो फैसला है वो हो जाएगा। अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है, हालांकि सरकार गिरना नहीं गिरना, सरकार बनी रहने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अगर बात करें, सेमीफाइनल के तौर पर अगर इस चुनाव को देख रही है जनता, लोग देख रहे हैं, तो क्या इस चुनाव के नतीजे ये टेस्टिमोनियल होगा कांग्रेस के लिए, अशोक गहलोत सरकार के लिए, या फिर इस चुनाव में अगर उलटफेर देखने को मिलता है, अगर कांग्रेस को पटखनी दे पाती है बीजेपी अगर इस चुनाव को जीत पाती है, तो इसमें क्या सरकार और कांग्रेस की अंतर्कलह जिम्मेदार होगी? ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, उसके बाद का जो सिनेरियो बना है, वो क्या आने वाले जो चुनाव हैं 2023 के, उसमें साइड इफेक्ट दिखाएंगे? ये आप तो आपका हाइपोथेटिकल सवाल है, अभी हम आज नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस की जीत का तो कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, एक आत्मविश्वास बढ़ेगा अशोक गहलोत का, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की राजनीति में कोई इस जीत और हार का फर्क हो सकता है। जी, अगर कांग्रेस हार जाए तो बड़ी बात होगी, वो उसके इफेक्ट आएंगे, लेकिन कांग्रेस जीत जाएगी, इसका कांग्रेस की राजनीति पे और प्रदेश की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी के एंड पे। हाँ, लेकिन बीजेपी अगर जीतती है, ये बात भी सही है, बीजेपी की हार का बीजेपी की राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, बीजेपी अगर जीत जाती है तो बीजेपी के अंदर भी और कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी समीकरण बदलेंगे, बीजेपी के आला कमान का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सतीश पूनिया के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और जो वसुंधरा को दरकिनार करके चलने की उसकी रणनीति और राजनीति है वो मजबूत होएगी। और कांग्रेस में नेचुरली पार्टी इन पावर रहते हुए हार जाए तो बहुत बुरी बात होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज जो सहानुभूति लहर वहाँ है, भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़े, भाजपा अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को जो बहुत सारे फायदे होते हैं, और 7 बार जीते हुए एमएलए रहे हुए व्यक्ति के बेटे होने के कारण जो अनिल शर्मा का फायदा है, खासतौर पर भंवर लाल शर्मा जो पंडित जी के नाम से विख्यात थे जी, वो दुख दर्द में बहुत काम आते हैं लोगों के, उन्हें परिवार की तरह सरदार शहर की जनता को रखा है। इसलिए उनको नमन करने के लिए, उनकी पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए भी शायद लोग वोट करें। ऐसा वातावरण वहाँ बना हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही जी, लेकिन जो वातावरण वहाँ से जो हवा आ रही है वो ये है।
जी बिल्कुल, इस उपचुनाव पर आपने जो समीक्षा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। 10 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को होगा। जनता के सामने ये 8 दिसंबर को फैसला होगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस को सहानुभूति लहर का लाभ मिल पाएगा या फिर भाजपा सरकार को आईना दिखाने में कामयाब हो जाएगी। इसके लिए करना होगा 8 दिसंबर का इंतजार। फिलहाल उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में इतना ही। नमस्कार। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management, Kolkata and Jaipur. मानव की विकास यात्रा पृथ्वी के पत्थरों से लेकर मंगल की मिट्टी तक जा पहुंची है, लेकिन हमारे सभ्यता को संस्कृति बनाया शब्द ने, भाषा ने, लिपि ने, वाणी ने। और इसी संस्कृति का एक रूप है पत्रकारिता। पत्रकारिता जो आदमी के हक में हो, जो आदमी के लिए हो, जो इंसानियत का परचम फहराए, उसी संकल्प को लेकर, उसी सपने को लेकर हम लेकर आए हैं A1 टीवी, बदलते वक्त का गवाह।